श्रोताओं नमस्कार। आजकल आपने सिकल सेल एनीमिया नाम से एक बीमारी का नाम सुना होगा, जिसके बारे में हम अलग अलग मीडिया चैनल्स पर जिक्र सुनते हैं, उनका उल्लेख सुनते हैं। ये सिकल सेल है क्या और किस तरह हमारे शरीर पर असर करती है, कितनी खतरनाक है, इससे किस तरह से बचा जा सके, इस सभी पर बात करने और अपने सुनने वालों को जागरूक करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर सुभाष भारद्वाज जी को, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। डॉक्टर साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। आजकल हम सिकल सेल नाम की इस बीमारी के बारे में सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि ये है क्या, कैसे होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है। देखिए, ऐसा है जगमोहन जी, ये जो बीमारी है ये एक इनहेरिटेड डिजीज है जो कि माँ बाप से बच्चों को आती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा खून है ना, जो खून ब्लड, उसमें होता है हीमोग्लोबिन जी, हीम एंड ग्लोबिन जी, ठीक है जी। तो जो ग्लोबिन होती है वो प्रोटीन्स होती हैं और उन प्रोटीन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। इस बीमारी में क्या होता है कि क्रोमोसोम 11 के ऊपर 6 नंबर का एक पोजीशन होती है। उसमें क्या होता है कि जो वेलिन एक अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के साथ, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन बनता है वो बनता है डिफेक्टिव जी, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं सिकल हीमोग्लोबिन जी। सिकल हीमोग्लोबिन क्या है कि बेसिकली ये वाला जो हीमोग्लोबिन है ये सॉल्युबल नहीं है जी, ठीक है। और जैसे जैसे सिकल हीमोग्लोबिन की मात्रा खून में बढ़ती है, क्या होता है कि इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। पॉलीमराइजेशन जब हो जाती है तो ऐसे थ्रेड जैसे बन जाते हैं हीमोग्लोबिन के, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कि हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं हमारे शरीर में टू दी डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स, वो क्या होता है कि उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मली जो नॉर्मल आरबीसी है वो एक बाइकनकेव डिस्क होती है जी। और क्योंकि वो बाइकनकेव डिस्क है वो आराम से छोटे छोटे वेसल्स में भी जा सकता है और पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है हीमोग्लोबिन कैरी करके जी। जब ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट जो मैंने बताया, इसमें क्या होता है कि आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है और वो बन जाते हैं सिकल शेप्ड जी, जैसे लोकल लैंग्वेज से घास काटा जाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये क्या होता है कि इसकी शेप चेंज हो जाती है, ये वेसल्स में नॉर्मली चल नहीं सकता एक। और नंबर 2 क्या होता है कि जब ये सिकल सेल बनता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, आरबीसीज के ऊपर कुछ ऐसे कंपोनेंट और चिपक जाते हैं आके, जिनको हम एडिशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं जी। उसकी वजह से क्या होता है कि ये वाले आरबीसीज जिनमें कि ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है वो वेसल्स के साथ अंदर ज्यादा चिपक जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, ये सारे चिपक जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के पेरिफेरल टिश्यूज हैं उसमें हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं जाती जी, क्योंकि हीमोग्लोबिन चिपक गया, आरबीसी चिपक गए, ऑक्सीजन नहीं जाती। उससे क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज हैं उसमें मेडिकल भाषा में नेक्रोसिस और आम लैंग्वेज में उन सेल टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि उनकी जो फॉर्म है, उन सेल्स की फॉर्म चेंज हो जाती है, सिकल जैसी बन जाती है। जैसे हमारे जैसे आम लोग जो कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी भाषा नहीं जानते, तो हमारे सेल्स की वो फॉर्म चेंज हो जाने से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो उसकी वजह से, और नेचुरली जो ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी को चाहिए, दिमाग से लेकर टोज तक हमें चाहिए, तो जिस पार्ट में भी हमारा जो फ्लो नहीं जाएगा उस पार्ट को ये किसी भी तरह इफेक्ट कर सकता है। मैं बताता हूँ सर आपको। एक्चुअली पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे यहाँ पे सिकल सेल डिजीज है नहीं जी। पहली ये बात मैं बोलूंगा, हमारे यहाँ पे ये डिजीज है नहीं जी। ये डिजीज कॉमन है, ट्राइबल बेल्ट है ना हमारा हिंदुस्तान का जी, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कोस्टल तेलंगाना, आंध्रा, ये वहाँ पे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे क्लाइमेट गर्म है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे मलेरिया जो था ना बहुत रैम्पेंट मलेरिया। आस्ता आस्ता क्या हुआ कि जो उन जगहों पे लोग रहते हैं उनकी जो बॉडी में जो जेनेटिक चेंजेस हुई मलेरिया से बचने के लिए जो उनके जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसकी वजह से ये आ गया जी, ठीक है जी। तो अब क्या है कि जिन जगहों पे सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज कॉमन है उन लोगों को मलेरिया कम होता है। वो इसलिए क्योंकि मलेरिया भी हमारे रेड ब्लड सेल्स में ही पनपता है जब हमें इन्फेक्शन होती है। तो जब हमारे पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो मलेरिया वहाँ पे चलता नहीं, इसलिए ये लोग मलेरिया से फ्री हैं जी। लेकिन ये बीमारी जैसा आपने बताया ये तो मलेरिया से ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक है, घातक होती है। होता क्या है कि जब ये हमारा ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो
हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इससे बच पाएगा। यूजुअली क्या होता है कि छोटे जॉइंट्स, उंगलियां, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हड्डियों की नेक्रोसिस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्टिलाइटिस। छोटी छोटी जो ये उंगलियां हैं, और दूसरी भाषा में इसको हैंड फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं, हैंड फुट सिंड्रोम, क्योंकि पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं। तो छोटा छोटा बच्चा जो 4-5 साल का होगा, डॉक्टर के पास आएगा, बोलेगा मेरी हड्डियां सूज गई हैं, मुझे इसमें दर्द हो रही है, और ये दर्द बहुत बहुत पेनफुल होती है। दिस इज कॉल्ड एज पेनफुल क्राइसिस ऑफ सिकल सेल डिजीज, पेनफुल क्राइसिस। तो जैसे आपने कहा कि इस तरह के बॉडी में परिवर्तन होते हैं, ब्लड में वो सेल्स की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो क्या इसको रोका जा सकता है या इससे बचा जा सकता है? हाथ पांव इन्वॉल्व होना इज ओनली वन पार्ट ऑफ द डिजीज। इसमें ब्रेन में स्लगिश फ्लो होने की वजह से बच्चे को स्ट्रोक हो सकता है। इसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको कि हम चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिब्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आपने पूछा कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, देखिए ऐसा है, इसमें दो चीजें हैं जी। रोकना तो मुश्किल है, पर यह है कि जिनको ये तकलीफ हो गई हुई है उनका हमें ध्यान रखना है, बिकॉज द चाइल्ड इज डेस्टिन्ड बॉर्न विद द डिजीज। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, या तो यू कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजाइगस स्टेट। एक बच्चा जो है वो 2 क्रोमोसोम लेता है, एक अपनी माँ से, एक अपने बाप से। अगर माँ बाप में से एक को ये डिजीज होगी तो चाइल्ड विल बी हेटेरोजाइगस। अगर दोनों में होगी इट विल बी होमोजाइगस स्टेट। तो होमोजाइगस स्टेट जो होती है वो बनाती है सिकल सेल डिजीज, फुल ब्लोन डिजीज, जिसमें कि उसको एनीमिया बहुत ज्यादा होता है, ये तकलीफ सारी बहुत ज्यादा होती है। और हेटेरोजाइगस स्टेट में बनता है सिकल सेल ट्रेट, उसमें इंसान 40-50 साल की उम्र तक चलता है। अगर वो अपने आप को कुछ चीजों से बचाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी में इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर पे नहीं जाना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कम होती है, डिहाइड्रेशन होती है, फ्लूइड कम होता है, जो आरबीसी जिनमें वो डिफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है उनकी पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाती है, और वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सिकलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें। बाकी रही बात डायग्नोसिस की, ये जो आज आपने जो जिस टॉपिक पे मेरे को बुलाया यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल फ्रॉम इंडिया, बेसिकली ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। 1 जुलाई 2023 को इन्होंने ये आह्वान किया था फ्रॉम शाहडोल मध्य प्रदेश, जहाँ से ये एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज फ्रॉम इंडिया आह्वान किया गया था। और उनका कहना है कि 2047 जब देश अपनी आजादी के 100 पूरे करेगा अमृत काल के, तो उस वक्त तक हम कोशिश करेंगे कि इसको हिंदुस्तान से इस बीमारी को इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा आह्वान है। इसमें क्या है कि दे आर टारगेटिंग अ पॉपुलेशन विच इज बिटवीन 0 to 18 ईयर्स। 10 की 12 स्टेट्स हैं जो कि टारगेट में हैं। कुछ के नाम मैंने पहले ले लिए। सेंट्रल इंडिया की मोस्टली, सेंट्रल इंडिया के प्लेन एरियाज, ट्राइबल एरियाज, हॉट एरियाज, ह्यूमिड एरियाज, और जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक। और बेसिकली इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम के अंडर 3-4 चीजें इन्होंने करने का सोचा है जो इस प्रोग्राम में है। एक है डायग्नोस, ट्रीट, ट्रैक, एजुकेट एंड रिसर्च। ये इसमें इस प्रोग्राम के अंडर ये 4-5 जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट। पहले ये है कि आपके पास अगर कोई छोटा बच्चा इन कंप्लेंट्स को लेके आता है, जैसे कि मैंने बताया पेनफुल डिजिट्स, या यूरिन में उसको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो रही है, या कोई छोटा बच्चा एक स्ट्रोक करके बेहोश होकर आ गया हुआ है, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि दौरा पड़ जाता है, दौरा पड़ जाता है, बिल्कुल उन एरियाज के रहने वाले जो लोग। सो वी मस्ट ट्राई टू डायग्नोस। तो डायग्नोसिस में हम क्या, जैसे मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे पास जो इस डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए जो वेरियस मोडेलिटीज हैं वो ये हैं कि एक तो हम इसका रूटीन ब्लड का चेकअप कराएंगे, जिसमें इसको इनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। अगर सिकल सेल ट्रेट है तो 7-8 के पास हीमोग्लोबिन रहेगा, अगर डिजीज है तो 4-5 ग्राम तक रहेगा। दूसरे पैरामीटर जो ब्लड में होते हैं, हेमाटोक्रिट कम हो सकती है, अगर इन्फेक्शंस हो रही हैं बॉडी में तो टोटल काउंट बढ़ सकता है इसका। और एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है कि क्योंकि इसकी जो मैरो है वो अंडर स्ट्रेस है, इसमें आरबीसीज कम है, और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे आरबीसीज जो नॉर्मल आरबीसीज हैं उनकी उम्र होती है 120 दिन। इस बीमारी में क्योंकि ये आरबीसीज जो है नॉर्मल नहीं है, डिफेक्टिव हैं, जल्दी मर जाते हैं, और क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है। और जब ज्यादा आरबीसीज टूटते हैं उससे क्या होता है कि एक हीम कंपोनेंट निकलता है, उससे जॉन्डिस भी हो जाता है बच्चे को। तो एनीमिया एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनका। और दूसरा ये है कि कैसे डायग्नोस किया जाए कि इसको सिकल सेल डिजीज है। उसमें क्या कि 2 चीजें हैं। एक इसकी हम ब्लड स्मेयर बनाएंगे, अगर तो ये है सिकल सेल डिजीज जो कि होमोजाइगस स्टेट और फुल ब्लोन डिजीज है, तो आपको आरबीसीज स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप नीचे मिल जाएंगे। आरबीसीज विच नॉर्मली वर राउंड कनकेव, दे विल बी सिकल शेप्ड।
अगर तो सिकल सेल ट्रेट सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं। ये वाला टेस्ट एक बिल्कुल रिमोट एरियाज में भी किया जा सकता है अगर किसी को आता हो करना तो। ब्लड लेना है, ब्लड को क्या करना है, एक कवर स्लिप लेनी है, स्लाइड लेनी है, उस पर 2 ड्रॉप ब्लड के डालने हैं, कवर स्लिप लगानी है और कवर स्लिप को सील कर दो। किसी भी चीज के साथ सील कर सकते हो आप, मोम वैक्स जो होता है उसके साथ सील कर सकते हो, या आप नेल पेंट लेडीज यूज करती हैं, स्लाइड को सील कर दो ताकि जो आरबीसीज हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिले, उनको ऑक्सीजन कम हो जाए। जैसे ही उनकी ऑक्सीजन कम होगी उनमें सिकलिंग हो जाएगी और आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख। नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे आरबीसीज नॉर्मल हैं, मगर ये वाले जो लोग हैं इनमें हम अगर ये वाला टेस्ट करें तो ये पॉजिटिव आएगा। दिस इज कॉल्ड सिकलिंग टेस्ट। फिर इसके बाद एक इसका जो एडवांस टेस्ट है वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम ब्लड सैंपल फीड करते हैं और इसमें जो बॉडी के जो डिफरेंट हीमोग्लोबिन्स हैं उसकी वैल्यूज आती। तो इस केस में क्या होता है कि इनका फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा और साथ में इसका जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बात किया कि इस तरह से इनकी जांच करके पता लगाया जा सकता है। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आपने जैसे कहा कि वो मदर से भी ले सकता है, फादर से भी ले सकता है और अगर दोनों को है तो दोनों से भी वो ले सकता है। ऐसा कोई व्यवस्था है क्या जब बच्चा कंसीव होता है जी सर, तो उस फीटस का ही हम टेस्ट करें और उसमें देख सर, लें कि क्या ऐसा है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटीनेटल डायग्नोसिस। एंटीनेटल डायग्नोसिस जब प्रेग्नेंट मदर्स गायनियोपैडी में या गायनिकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाने आती हैं तो आप उनकी जो जिस झिल्ली के अंदर बच्चा होता है हम उसमें से सैंपल ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। जी, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, और उसको हम उसमें हम ये वाला टेस्ट कर सकते हैं और उससे हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको ये सिकल सेल डिजीज है कि नहीं। फॉरेन कंट्रीज में एनी बेबी इन यूट्रो इफ द बेबी इज सिकल सेल डिजीज दे यूजुअली अबॉर्ट इट। मगर हमारे कंट्री में अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है जी, बट ये है कि यू कैन डायग्नोज इट इन एंटीनेटल। और जिस तरह भारत ने आह्वान किया है और ये निश्चय कर लिया है कि हमने इसको खत्म करना है 2047 तक, तो हो सकता है उसमें भी ऐसे प्रावधान हम करें कि बच्चे के ब्लड में ही कुछ इस तरीके से परिवर्तन करें कि उसमें सिकल सेल बने। दैट विल बी पार्ट ऑफ द जेनेटिक मैनिपुलेशन। जी, तो डॉक्टर साहब कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग इस खतरे से अभी दूर हैं, लेकिन फिर भी हमें इस फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। नहीं, लोगों में इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिजीज है क्या, क्योंकि बिकॉज ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम बन चुका है अब। इट्स ए नेशनल कंट्री लेवल प्रोग्राम है। हमारे पास यहाँ पे जम्मू में टॉक टू वन ऑफ माई कोलीग्स इन द पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, हमारे पास 22 बच्चे रजिस्टर्ड हैं सिकल सेल के और उन 22 में से एक भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। सारे के सारे झारखंड, मध्य प्रदेश से उन एरियाज के हैं, यानी जो एरियाज हैं। जी, बिकॉज इट्स ए मोबाइल पॉपुलेशन, लोग यहाँ पे काम करने आते हैं तो ये उन्हीं में पाई जाती है। हमारे यहाँ पे लोकल लोगों में सिकल सेल अभी है नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर जानकारी है तो हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं। बिल्कुल जी। और इसमें ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है उसको सिकल सेल डिजीज है, द टीचर शुड नो, जो उसका टीचर स्कूल में उसको पढ़ाता है, मैंने इस बच्चे को धूप में ज्यादा देर नहीं खड़े होने देना है, मैंने इस बच्चे को ज्यादा देर स्ट्रेस नहीं देना है। अगर ये बार बार मुझे कहता है मेरे को टॉयलेट जाना है, जाने देना है, क्योंकि उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकती है, वो जाना चाहता है, उसको बॉडी पे स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाएगा, इसको ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो यानी जानकारी किसी भी चीज के बारे में रखना बहुत जरूरी है और इसके बारे में भी जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ज्यादा ही हम सभी का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी की सारी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। NHM जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, जिसपे के अंडर की ये जो प्रोग्राम उठाया गया है, उसकी वेबसाइट पे भी सारी जानकारी है। डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, फॉलो अप पे क्या रखना है और लोगों में अवेयरनेस क्या करनी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत काम की और बहुत ढेर सारी जानकारी की बातें हमें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि सुनने वाले इन चीज़ों को अपने दिमाग में, जहन में रखेंगे कि उनके आसपास भी अगर इस तरह का कोई केस आता है उसके बारे में सजग हों, जानकार हों और जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक देश को सिकल सेल से मुक्त रखना है, उसमें हम जरूर कामयाब हों। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।